बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, हम देख रहे हैं हुकूमत साजी का अमल बड़े ज़ोर और शोर से जारी है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सिंध में नए वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी हलफ उठा लिया है। दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था कि MQM के हाथों से पीपल्स पार्टी हलफ उठा रही हो। यह भी हमें मालूम है कि नून लीग ने टास्क दिया है कि MQM को मनाया जाए कि सदारती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ही कैंडिडेट यानी आसिफ अली जरदारी को वोट देना है। अभी तक वो राजी नहीं हुए हैं। मुलाकात मुतवक्की है अगले 48 घंटों में इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर वही वजीर आला आया है तीसरी बार। तो सवाल तो बनता है कि क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई और कैंडिडेट नहीं है चीफ मिनिस्टर के लिए? क्या पीपल्स पार्टी में कोई और ऐसा शख्स मौजूद नहीं है? क्या कोई और ऐसा शख्स काबिल नहीं है? क्या कोई और ऐसा शख्स इतना अच्छा नहीं है जितना मुराद अली शाह है? तो क्या है ऐसा मुराद अली शाह में, ये हम आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे कि तीसरी बार उनको मौका मिला है और किसी और को नहीं मिला, जबकि और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स भी मौजूद थे। नासिर हुसैन शाह साहब का नाम आ रहा था, शर्जील इनाम मेमन साहब का नाम आ रहा था, लेकिन नहीं, अगेन मुराद अली शाह। वाई? इसके ऊपर आज हम सवाल उठाएंगे। साथ साथ एक बड़ा इशू ये भी है, जैसे हम जानते हैं कि KPK और बलूचिस्तान की असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया गया है। कौमी असेंबली का इजलास जानते हैं सदर ने पहली समरी रिजेक्ट कर दी थी। अब निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने दोबारा उन्हें एडवाइस भेजी है कि वो इजलास बुलाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो गुफ्तगू की है उसमें वाजे कर दिया है कि दो बड़े मुकदमात बनते हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर, जिनके अब कुछ 7-8 दिन ही बाकी रह गए हैं। बताया जा रहा है अगले महीने 8 मार्च को सदारती इंतखाब होगा, तो आखिरी 8 दिन रह गए हैं, तो इसलिए अब उनको बहुत ज़्यादा धमकियां सुनने को मिल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि उनके ऊपर 2 मुकदमात बनते हैं और उन्हें बहुत सारी कानूनी मसाइल का आने वाले वक्त में सामना करना पड़ेगा। वो 2 मुकदमात कौन से थे? ऑफकोर्स जो पहला मुकदमा है कि जब असेंबलियां तहलील की गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान, वो बनता है पहला मुकदमा। और दूसरा मुकदमा है इजलास ना बुलाने का कौमी असेंबली का। ये 2 केसेस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर वाजे बन रहे हैं। नून लीग की बात की जाए तो नून लीग ने आज अपनी ख्वाहिश इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दी है। नून लीग की ख्वाहिश ये है कि जितनी भी मखसूस रिजर्व नशिस्तें सीट्स हैं नेशनल असेंबली में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांग रही है, जो कि जानते हैं कि PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था, वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि सारी की सारी वो सीट्स नून लीग को दे दी जाएं। तो यकीनन इसके ऊपर एहतजाज हुआ। PTI के वकला ने, बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा कि नहीं, अब मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। और PTI के गौहर खान साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि जब तक ये रिजर्व सीट्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता ये इजलास गैर कानूनी है। ये जो सिंध में इजलास हुआ ये गैर कानूनी है, जो पंजाब में इजलास हुआ वो गैर कानूनी है। तो यकीनन अब देखना ये है कि क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, क्योंकि हम जानते हैं बड़े बड़े कानूनदान आते हैं, एक कानूनदान कहता है कि ये सही है, दूसरा कानून कहता है कि ये सही है। अवाम मेरे और आपकी तरह कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यकीनन इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जो इस वक्त स्टांस अपनाया हुआ है इंतहाई जारहाना, वेरी एग्रेसिव, इनफैक्ट लग कुछ ऐसा रहा है जो PTI कहना चाहती है और ख़ुद कह नहीं पाती वो मौलाना फजलुर रहमान से कहलवा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज भी इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया और जो तनकीद उन्होंने की उसमें कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असेंबली और लोग उनके मुताबिक हों, उनसे मुल्क नहीं चलने वाला। ये भी कह दिया कि सदर के इंतखाब में वोट नहीं डालेंगे। अब वाज़े हो रहा है कि मुल्क में एक तरफ हुकूमत साजी का अमल जारी है, लेकिन जो धांधली के नारे लगाने वाले थे वो भी एहतजाज का अमल जारी रखे हुए हैं और वो हथियार डालने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ये एहतजाज कहाँ तक पहुँचेगा और जो धमकियाँ दी जा रही हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। मेरे साथ कमाल पैनल भी होगा, लेकिन इस वक्त मैं शो में वेलकम करना चाहूँगा आगाज़ में ही सबसे पहले, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, सिंध के बहुत बड़े सियासतदान, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सैयद बादशाह, मुझे ये बताइए, पहला सवाल, मुराद अली शाह साहब को सर तीसरा टर्म दिया गया एज चीफ मिनिस्टर, क्या पीपल्स पार्टी के पास सर कोई और कैंडिडेट नहीं है, या जितने अच्छे मुराद अली शाह हैं उतना अच्छा कोई हो ही नहीं सकता? नहीं भाई, ये तो पार्टी का फैसला होता है। इन योर ओपिनियन सर, आप बेनजीर के साथी हैं सर, आपका भी कोई ओपिनियन छोटा तो नहीं होगा सर? नहीं, लेकिन खैर हमारी तो प्रोविंस में अब सियासत नहीं रही, फेडरल लेवल पे करते, लेकिन बात सारी ये है कि अगर पार्टी सेटिस्फाइड है कि सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी है, और खासकर लोगों ने भी उसको जो है उनको रिटर्न इन किया है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में किया है, तो कोई रीज़न नहीं कि उनको दोबारा से ये मौका ना दिया जाए कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको कंप्लीट करें, आगे बढ़ें। राइट सर। सर एक प्रॉब्लम है MQM,
कहा जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया गया है कि सदारती प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एमक्यूएम का वोट आसिफ अली जरदारी साहब को ही डले, तो अगले 48 घंटों में इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें फैसला होगा। सर, आज हमने देखा एमक्यूएम के हाथों से पीपल्स पार्टी ने सीएम का भी हलफ उठाया है। सर, ये हम जानते हैं कि नून लीग का भी इत्तेहादी है एमक्यूएम, लेकिन पीपल्स पार्टी की नहीं बन रही है एमक्यूएम से, जबकि सूबे में साथ काम करना है, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, मुफाहमत की बात करनी है, बनानी तो पड़ेगी नवीद साहब। जी बनानी तो पड़ेगी और होनी भी चाहिए। सिंध असेंबली में यही दो बड़ी पार्टियां हैं और आई होप कि असेंबली में ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का दोनों का अपना अपना रोल होता है असेंबली में, पार्लियामेंट में, और ये जरूरी नहीं है कि सारे एलाइज हों और पीछे आगे ऑपोजिशन कोई भी ना हो। तो उस हद तक तो ठीक है, हम अलग अलग बेंचेस पे बैठे हैं, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए क्योंकि आफ्टर ऑल सूबों के मामलात जो हैं वो इस तरह से नहीं चल सकते। आपको उनके साथ बैठना भी पड़ता है, उनके साथ बाकी जो डीलिंग्स है, चाहे वो कमिटीज में हो या चाहे फ्लोर पे हो, वो करनी पड़ती हैं। तो मैं बिल्कुल उस ओपिनियन का हूँ कि एमक्यूएम को उस हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी जाहिर है कि उनका अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है, उस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी। सैयद नवीद क़मर साहब, आप माशाल्लाह से सर फाइनेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रहे हैं, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे हैं और भी बड़े अहम ओहदे आपने संभाले हैं। यकीनन मईशत एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है, साथ साथ ये भी पूछना है कि आप वफाक में तो वजारतें नहीं ले रहे हैं, लेकिन पंजाब में वजारतें क्यों ले रहे हैं? इस पावर शेयरिंग फार्मूला मुल्क का मुआशी और सियासी मुस्तकबिल। लेकिन विद योर परमिशन सैयद बादशाह, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शो। हम डिस्कशन कर रहे थे सैयद नवीद क़मर साहब के साथ। सैयद नवीद क़मर साहब, मुझे आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि आप माशाल्लाह से फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इकोनॉमी इस वक्त हर पाकिस्तानी का सबसे बड़ा कंसर्न है। महंगाई, बेरोजगारी, मुश्किलात, इन्वेस्टमेंट्स, हर चीज़ हम जानते हैं कहाँ खड़ी। आज फिर बिजली सर महंगी हो गई है, 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट नेपरा ने बिजली महंगी कर दी है। हम जानते हैं IMF का कर्जा सर पे खड़ा हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि सर वही इकोनॉमिक मैनेजर्स दोबारा पावर में आ रहे हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। डू यू सी अ गुड इकोनॉमिक फ्यूचर फॉर पाकिस्तान सैयद नवीद क़मर साहब, या फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे सर? देखिए, जाहिर है कि बिजनेस एज यूजुअल की तो सिचुएशन नहीं है, हमने डेफिनेटली इम्प्रूव चीज़ें करनी होंगी। इस टीम के पास एक्सपीरियंस ज़रूर था, लेकिन कंसिस्टेंट फैसले अगर होते रहें तो उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। मुश्किल फैसले भी लिए गए, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा रिवर्सल जो हुआ, उसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किल फैसले लेने पड़े। ये तो था माजी का। अब जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो नए IMF प्रोग्राम को निगोशिएट करना होगा। उस वजह से हमने एक तो पुराना जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी भी सारी शिकों को जो है वो दिखाना है कि उन सब पे अमल हुआ। लेकिन उसके साथ साथ अब हमने फ्यूचर की जो भी होगा, ये 2-3 साल का मुआहिदा होगा, तो उसमें कई चीज़ें हैं ऐसी जिस पे काम करना होगा। अब स्किल जाहिर है कि जो इकोनॉमिक मैनेजर्स होंगे उनके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा डील जो है वो निगोशिएट कर सकते हैं। उनकी स्किल्स आपने बहुत करीब से देखी हुई हैं सर, सब जानते भी आप हमें नहीं बता रहे सर। नहीं सर, बात सारी ये है कि स्किल्स जो आर्ट ऑफ निगोशिएशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और थोड़ी सी एक जो मिस्टेक लास्ट टाइम हुई थी कि हम उनको बार बार नाराज भी कर रहे थे, वो नहीं करना चाहिए। और हमने किसी से कर्जा लेना लास्ट टाइम भी इसाक डार थे, अभी फिर इसाक डार आ रहे हैं नवीद साहब। आई हैव नो आइडिया कि कौन आ रहा है, ये तो PMLN पे डिपेंड करता है कि वो किसको इस इकोनॉमिक टीम का हेड बनाएंगे। लेकिन जो भी बनाए उन्होंने सब्र और तहम्मुल से इस सारी चीज को मैनेज करना। सर, डू यू थिंक डार साहब पिछले टर्म में कामयाब हुए थे या फेल हुए थे सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में और मुल्क की माशी इस्तेकाम लाने में? मेरा ख्याल है कि मैं ये अपनी जो कमेंट अभी दे चुका हूँ कि हमने कंसिस्टेंसी रखनी थी और ऑन अगेन ऑफ अगेन जो हुआ उससे थोड़ा सा हमें नुकसान जरूर हुआ।
तो अगर हमने टफ डिसीजंस ले लिए थे तो उसी को उसके ऊपर पूरी बाकी आगे बिल्ड करना चाहिए। सर वो कहते हैं ना, यू डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल। आपने कुछ ना कहते हुए सब कुछ कहा। मुझे ये बताइए सैयद नवीद कमर साहब, जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनके पास अब कुछ एक हफ्ते के करीब वक्त बचा हुआ है उनके पास इस ओहदे पर, उनके ऊपर बड़े कानूनी मुकदमात बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि 2 केसेस तो उनके ऊपर बनेंगे, एक असेंबलियाँ डिसॉल्व करना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, एक कौमी असेंबली का इजलास अब ना बुलाना। बड़े कानूनी मसाइल पेश आने वाले हैं डॉक्टर आरिफ अलवी को। सर आप भी एग्री करेंगे, और ये क्या पीपल्स पार्टी इन केसेस को परसू करेगी खुद से? नहीं, आई डोंट थिंक उन्होंने ये कहा है कि हम बनाएंगे ये केसेस। उन्होंने होने कहा कि वाले हैं। ऐसे केसेस बन सकते हैं। देखें, इस किस्म के केसेस तो गवर्नमेंट ऑफ द डे ने ही करने होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द डे पीएमएलएन की प्राइमरीली होगी, पीपल्स पार्टी इज नॉट पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। लेकिन जो उन्होंने पहला इंसिडेंस दिया है वो तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में दे चुकी है कि वो गैर आईनी कदम था। तो जब आप गैर आईनी कदम उठाते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो एग्जामिन करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि उसको क्या फर्दर परसू किया जाए। हमारे मुल्क में एक रविश रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के या उसको बाईपास करने के, उसको इतना सीरियस नहीं लेते। शायद साल से मार्शल लॉ की हुकूमतें आई हैं जब आइन नहीं रहा, तो वी टेक इट वेरी लाइटली, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो ब्रीचेस हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए। चाहे इस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो उस वक्त की गवर्नमेंट बताएगी, लेकिन हमें जो है इन चीज़ों को, हमें आइन को जो है मुकद्दम रखना चाहिए और उसको न सिर्फ ये कि अपनी नस्लों को भी सिखाना चाहिए, लेकिन उस पे अमल दरामद कराना जो है वो हमारे राइट सर, लाजिम फराइज में होना चाहिए। राइट सर, प्रायोरिटी में होना चाहिए। नवीद साहब, विफाक में पीपल्स पार्टी मिनिस्ट्रीज नहीं ले रही। अब खबर ये लगी हुई है आज के पंजाब में 3 वजारतें पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान है। अब बलूचिस्तान में ऑफ कोर्स आप पावर में आएंगे, तो देखा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान में आप नून के साथ बैठ रहे हैं, पंजाब में आप नून के साथ बैठ रहे हैं, विफाक में भी आप नून के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन वजारतें नहीं ले रहे हैं। तो सर ये फॉर्मूला जो है आपको लगता है? नहीं, जी सर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई पहली एम रॉन्ग। चीज तो ये कि जो पंजाब की हद तक बात है वो दुरुस्त नहीं है। कोई इस किस्म का फैसला अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये स्पेकुलेशन में चीजें आती जा रही हैं। तो वो किसी पॉइंट पे अगर फैसला हुआ तो फिर उस वक्त देखेंगे। बाकी बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी खुद गवर्नमेंट बनाने जा रही है और बाकी पार्टियां जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगी। सिमिलरली था सिंध में तो है ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। तो इसमें कोई एनॉमली नहीं है। फेडरल लेवल पे पीएमएलएन को हम चाह रहे हैं कि वो, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनकी सीटें हैं, अगर हमारी ज़्यादा होती तो शायद हम इसको रिवर्स करते। वो हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे बाहर से। हम उनकी गवर्नमेंट को बनाने में भी मदद देंगे और गिराने को भी रोकने की कोशिश करेंगे। सो उस लिहाज से वी विल बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन उनके पास जो इतनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी टीम है, उसका वो भरपूर इस्तेमाल करें और मुल्क के मसाइल को हल करने में मदद दें। नवीद साहब, साबिका पीटीआई, मौजूदा एसआईसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इनकी जो रिजर्व सीट्स का मामला है, पीटीआई की लीगल टीम कहती है, गौहर खान साहब ये कहते हैं, अली जफर साहब ये कहते हैं कि जब तक रिजर्व सीट का नोटिफिकेशन ना निकले इजलास बुलाना गैर कानूनी है। और वो तो कह रहे हैं सिंध और पंजाब का इजलास भी गैर कानूनी हुआ। योर ओपिनियन ऑन इट सर? देखिए, पहली चीज तो ये उनके ख्वाहिशात पे तो आइन नहीं चलता। आइन कहता है 21 दिन में जो है वो इजलास बुला लेना चाहिए या हो जाना चाहिए। तो आपको पसंद आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है। देयर वुड बी अ सेशन 29 को और आई होप कि ये लोग भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। बाकी जहाँ तक सवाल है कि रिजर्व सीट्स का फैसला अभी तक क्यों नहीं हुआ, वो तो हमारे लिए भी एक तशवीश की बायस है कि जो भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है वो कर लेना चाहिए। और अभी बीच में कल का दिन है, उसको इस्तेमाल करके वो इस सारी चीज से जो है आगे। सर मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि ये सारी रिजर्व सीट्स उनको मिलनी चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई इसमें नून के सर आजम नजीर ताड़ साहब कहते हैं उनको कि सारी सीटें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली नून लीग को दे दें। आपको लगता है सर ऐसे होना चाहिए?
देखें, ये बात नहीं है, किसी फिर मैं कहूँगा किसी की ख्वाहिश पे कानून नहीं नहीं चलता। बनता किसी अ, ख्वाहिश पे। ये सीटें जो है वो अगर फैसला होता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देनी है तो उनको मिल जाएंगी। अगर ये फैसला होता है कि नहीं, उनको कानूनी तौर पे नहीं उनकी बनती, तो फिर जाहिर है कि बाकी पार्टियों में वो डिवाइड हो जाएंगी और प्राइमरीली वो पीएमएलएन उसका बेनिफिशियरी होगा। लेकिन जो भी कानून है उसके मुताबिक एक्शन होना चाहिए। अगेन, ये फ्लेक्सिबिलिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। राइट सर। पिछली दफा जब 2018 में ऐसी सिचुएशन एक अराइज हुई थी, हालांकि वो एग्जैक्टली ये नहीं थी, लेकिन वहां भी जो फैसला हुआ वो मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे गलत फैसला था, जहां पीटीआई को अब आपको कुछ सीटें दी गई इवन दो वो लोग उस असेंबली में नहीं थे। दैट्स नॉट द वे इट शुड बी डन। राइट सर। नवीद कमर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल इस्टेब्लिशमेंट की इतनी तारीफें कर रहे हैं, अगर ऐसी तारीफें पीटीआई वालों ने की होती तो सर उनके पूरे खानदानों को ही उठा लिया जाता, उनकी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती, कारखाने बंद कर दिए जाते। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह है सर? मुझे पता नहीं कि गवर्नर साहब की क्या स्ट्रेटजी है, वो क्यों सारे सिस्टम को जो है रीरेल करने की बातें कर रहे हैं। आई थिंक कि वो समझते हैं कि शायद उनको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी और जो कि नहीं मिली तो वो अपना गुस्सा इस तरीके से निकाल रहे हैं। लेकिन आखिर में मैं ये भी तो कहूँगा कि भाई, अगर सिस्टम को आप डिरेल करोगे तो आपका क्या होगा कल को? सपोज एक मार्शल लॉ एक और आ जाता है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज पर्टिकुलरली जेयूआई को कोई फायदा होगा या पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना। तो हम पर्सनल जो पॉलिटिक्स है उसको पीछे रखें, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए। राइट। नवीद कमर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, क्या आपको लगता है कि 50 साल पुराना अदलिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर लगा दाग जुल्फिकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर का मौजूदा निज़ाम काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में ये 50 साल पुराना दाग धो पाएगा सर? इंशाल्लाह आई होप कि ये हो जाए, क्योंकि अभी तक जो एमाइकस भी जो कोर्ट ने लगाए हैं, मतलब जो लोग मावनत करते हैं, जो किसी एक साइड को नहीं रिप्रेजेंट करते, तमाम ने ये कहा है कि ये गलत ट्रायल था। अब देखते हैं कि कोर्ट उसका रास्ता क्या निकालती है और किस तरह से ये इंसाफ प्रोवाइड करती है। सैयद नवीद कमर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ी खुशी होती है आप हमारे शो पर आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कितनी मुश्किलात से दो चार है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि खान साहब का निकलना जेल से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन एक शख्स है जो जेल से बाहर निकल आया है और इस वक्त पीटीआई को रिप्रेजेंट भी कर रहा है और पीटीआई की मुहिम भी आगे बढ़ा रहा है और आवाज़ भी उठा रहा है। वो है हलीम आदिल शेख साहब, जो कि यकीनन सिंध में इस वक्त पीटीआई की सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब, पहला सवाल, मौलाना फजलुर रहमान, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? वजह यह कि जो पीटीआई कहना चाहती है और कह नहीं पाती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आते हैं मंजरनामे पे और खुलकर कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बहुत सारी तारीफें करते हैं, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर उस तरह अपडेट नहीं होता जिस तरह आप लोगों का होता है। क्या वजह है इसकी शेख साहब? जतोई साहब, एक तो मैं चाहूंगा कि जो आपने फरमाया कि पुरानी पीटीआई और मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हम सब पीटीआई हैं। जैसे बिलावल जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है और पार्लियामेंटेरियन के एमएनए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि वी आर पीटीआई, लेकिन हमें मजबूरन एक हालात के जबर से हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असम्बलीज के अंदर हमें मर्ज होना पड़ा है। वी आर पीटीआई, कल भी पीटीआई, आज भी पीटीआई। आगे बढ़ता हूँ मैं। बात यह है कि देखिए, सॉफ्टवेयर बात नहीं है, हम तो जो बात कर रहे हैं कब से कर रहे हैं, खोल के कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, किसी पसंद नापसंद पे किसी फरमाइश पूरी ना पूरी होने पर नहीं कर रहे। हम तो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि हमारा कप्तान आज से नहीं 27-28 साल से वही बात करता आ रहा है जो पिछले 2 साल से भी कर रहा है। तो उसमें इस वक्त धांधली के खिलाफ जो भी आवाज़ हमारे साथ यक ज़बान होती है, हम उसको वेलकम करेंगे। जो ये कहता है, जो भी ये कहता है, इन 3 जमातों के अलावा जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो इस डाके के माल के, जो के माल गनीमत के शेयर होल्डर्स हैं, हम उन तीनों जमातों के अलावा, नून, पीपी और एमक्यूएम के अलावा, जो जमात भी कहती है कि धांधली हुई है, हम उसको वेलकम करेंगे।
हम समझ सकते हैं कि वो अगर धांधली के खिलाफ एक नुकाती एजेंडे पे बात कर रहे हैं तो हम उन्हें अपने लिए ब्लेसिंग समझते हैं। और वो खाला मौलाना फजल रहमान साहब करें, चकजई साहब करें, अख्तर मंगल साहब करें, जीडीए करे, जमात इस्लामी करे, कौमी अवामी तहरीक करे या कि एसयूपी करे, जो भी करेगा हम उसे वेलकम करेंगे। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी करे, मालिक बलोच साहब करें, जो भी करे, फजल रहमान साहब करें, हम उन्हें वेलकम करेंगे। लेकिन सर डिफरेंस है सर, एक डिफरेंस है शेख साहब, एक डिफरेंस है। जितने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तोपों का रुख सीधा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कर दिया। आज वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट चाहती है असेंबलियां और लोग उनके मुताबिक हो, उनसे काम नहीं चलने वाला। और ऐसी स्टेटमेंट वो गुज़िश्ता कई दिनों से देते आ रहे हैं। तो बड़े अग्रेसिव होकर वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं सर। देखिए, किसने कब एग्रेसिव होना है, किसने कब पैसिव होना है, किसने कब एक्टिव होना है, वो उनकी अपनी मर्जी है। हम तो कहते हैं कि हमारा छीना हुआ मैंडेट हमें दे दो, जिसने भी चुराया है हमारा चोर ढूंढ के दे दो, और जो 2 साल जुल्म किए हमारे ऊपर, हमारे लोगों से ज्यादती की, उसका जवाब लोगों ने अपने गुस्से से दे दिया। अवाम में गुस्सा है, पूरी कौम में गुस्सा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि मौलाना साहब अगर अपने स्टाइल उन्होंने चेंज किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि तो वो मौलाना साहब जाने, उनका स्टाइल जाने, हम उनके तर्ज तकल्लुम पे हमें नहीं जा सकते। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं धांधली हुई है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हमारी 183 सीटों में जो है वो थी टोटल, जिसमें से तकरीबन आप समझिए कि तकरीबन 70-80 सीटें ऐसी हैं जो कि हमसे चोरी की गई हैं। सिंध कराची में अगर देखें तो हमें 20 सीटें, हैदराबाद की 2 सीटें, 22 सीटें एमएनए की और 38 सीटें सिंध में हमारी एमपीए की छीनी गई हैं, जिसके फॉर्म 45 हमारे पास हैं। तारीख का बदतरीन इलेक्शन। और मैं कहता हूँ ये इतना खौफनाक इसलिए है कि नौजवानों से उनकी उम्मीद छीन ली गई है। आज जो वोटर निकले थे, प्रोफेशनल्स निकले थे, बुजुर्ग माएँ बहनें, प्रवास से लोग, ओवरसीज पाकिस्तानी जब आए, वोट डाला और वोट चोरी हो गया, तो उनकी उम्मीद छिन चुकी है। वो परेशान है और ये नेक शगुन नहीं है पाकिस्तान के लिए। ये बहुत बुरा शगुन है कि लोगों में अगर उम्मीद खत्म हो जाए। तो ये हम जो अगर बाहर निकले हुए हैं, जैसा आपने फरमाया, तो हम अपने लिए नहीं निकले हुए कि हमें सीट चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त सीट जीतना, हारना, हुकूमत लेना, ना लेना, अपोजिशन लीडर बनना, वजीर बनना, गवर्नर बनना नहीं मैटर करता। हमें इस कौम के लीडर इमरान खान को वापस लाना है, अवाम के अंदर आज़ाद कराना है। यही हमारा ख्वाब है, यही हमारा नस्बुलैन है। इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। लोगों ने भी इसलिए वोट दिया, मेरी शक्ल में नहीं दिया। मैं होता, जब मेरा खानसामा होता, यही 84,000 वोट पड़ने थे। कोई होता, कोई ना होता, ये वोट इमरान खान को पड़ा है, हमारे नाम, हमारे हलकों में पड़ गया है। असल जो लोग चाहते हैं, अवाम इमरान खान को देखना चाहते हैं, हम उनको बीच में लाना चाहते हैं। इतनी सी बात है। शेख साहब, आपकी मखसूस रिजर्व सीट्स के चक्कर में आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर बड़े केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा असेंबली डिसॉल्व करने का, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। दूसरा केस बनेगा इजलास ना बुलाने का। और वो जानते हैं हम कि आप, डॉक्टर साहब ने ये कहा है, सदर मुमलिकत ने ये कहा है कि क्योंकि रिजर्व सीट्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसलिए मैं इजलास नहीं बुला रहा हूँ। समरी रिजेक्ट कर चुके हैं। काकड़ साहब ने दोबारा आज एडवाइस भेजी है। तो आपकी जो रिजर्व सीट्स हैं इलेक्शन कमीशन में, उस पर केस की समाअत भी हुई। तो ये मामला डॉक्टर आरिफ अलवी के लिए भी मुश्किलात का बायस बनेगा आने वाले वक्त में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज स्टेटमेंट दी है कि बड़े कानूनी मसाइल होंगे सदर मुमलिकत के लिए मुस्तकबिल में। बिल्ली थैले से बाहर आती जा रही है, बिल्ली थैले से बाहर आती जा रही है। वो बिलावल जरदारी साहब जो कहते थे मुनाजरा कर लो, नवाज शरीफ ये, नवाज शरीफ वो, शहबाज शरीफ ये, ऐसा वैसा, उनकी तोपों का रुख दोबारा। और कहते थे पीटीआई के साथ मैं उन्हें छोड़ दूंगा, मैं उन्हें आज़ाद कर दूंगा। तय हो गया कि नूरा कुश्ती थी, ये पहले से तय थे, ये स्क्रिप्ट था पीडीएम 2 गवर्नमेंट का। मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 6 तो इनके ऊपर लगेगा, जिन्होंने उस वक्त पे इलेक्शन ना कराने के लिए कैबिनेट से कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। उस कैबिनेट में बिलावल जरदारी साहब उस कैबिनेट का हिस्सा थे, और जिन्होंने बर वक्त इलेक्शन के अंदर रुकावट डाली। और उस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जवाब में असेंबली ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन कराना आइन में लिखा है। और मैं कहना चाहता हूँ ये आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पे तो लगेगा, लेकिन वो पॉलिटिकल जमातें जिन्होंने उस वक्त बर वक्त इलेक्शन ना कराने के सहूलतकार साबित हुए, वो भी शामिल होंगे। बाकी वक्त ठीक है,
आगे चल के देखते हैं, जिसने गलत किया होगा वो जिम्मेदार ठहरेगा। वो मैं हूँ, आप हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हो, इलेक्शन कमीशन हो, बिलावल जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, जो भी होगा आगे इंशाल्लाह। लेकिन इस कौम ने ऐसे आगे बढ़ना नहीं। आपको सर इस बात पे हैरत नहीं हुई कि जब सिंध असेंबली का पहला इजलास हुआ और मुराद अली शाह की उसमें पहली तकरीर हुई सीएम का हलफ उठाने से पहले, चीफ मिनिस्टर का हलफ उठाने से पहले, तो उन्होंने एक और बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि हम मजदूर कार्ड और किसान कार्ड पहले से ही दे चुके हैं, जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी पूरी मुहिम में ऐलान करते आ रहे थे कि हम देंगे हम देंगे हम देंगे। मुराद अली शाह साहब ने पहले दिन ही दे दिया। सर इतनी स्विफ्ट परफॉर्मेंस, इतनी प्रॉम्प्ट परफॉर्मेंस मैं नहीं समझता कि दुनिया की किसी सियासी जमात में होगी। सर हम कहते हैं कि इब्तदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इन्होंने हेल्थ कार्ड तो दिया नहीं। सिंध में एक डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में हेल्थ कार्ड दिया था, वो भी इमरान खान ने दिया था। हेल्थ कार्ड तो दिया नहीं जिसका सबको पता है, वो कौन सा मजदूर कार्ड, वो कौन सा किसान कार्ड। ये डिस्कार्ड लोग हैं, ये बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ वक्त बताएगा। हेल्थ कार्ड नहीं दिया ना, हम मिन्नतें करते रहे, इसी असेंबली में हम इनसे कहते रहे कि बड़े भाई हेल्थ कार्ड दे दो। पंजाब में मिल गया, केपी में मिल गया, सिंध में कौन सी मौत आ रही है, कौन सी कोई ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं जिसमें हेल्थ कार्ड की जरूरत नहीं है। जिस सूबे में कुत्ते के कांटे से हजारों लोग मर जाते हो, जिस सूबे में लड़काना में 8 बच्चों को लग जाती हो, जिस सूबे में चिंची, गोदागाड़ी, खोदागाड़ी, टांगा इसकी एम्बुलेंसें होती हों, जिस शहर में डिस्पोजेबल सिरिंजेस का आर्टिकल तो एक्ट तो पास होता हो, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ ना मिलते हों, लोग जो बेचारे दरख्तों के ऊपर उनकी ड्रिप्स लटकती हों, उसके अंदर भी हेल्थ कार्ड ना मिले, तो कौन सा मजदूर, कौन सा किसान। अभी तो देखिएगा ये कौन कौन से कार्ड खुलेंगे, अभी तो बहुत कुछ खुलेगा। चूंकि चौथी दफा है, 22,000 अरब पहले आए थे, अल्लाह खैर करे अब इसके अंदर भी तो 5 साल के अंदर मैं समझता हूँ 7-8 हज़ार अरब और आ जाएंगे। अल्लाह ही रहम करे सिंध के अवाम पे, अल्लाह ही अपना करम करे। अल्लाह से उम्मीद है, सिंध तो अब अल्लाह के हवाले हो गया है, वही तो रहम करे, बाकी तो सिंध में कुछ नहीं। क्योंकि ये एक बात पूरी करूं, सिंध में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे है, एमक्यूएम पीपी एक है। इनका याद होगा एक अजीम शान एक नारा सिंध असेंबली में तकरीर, आओ मिलकर खाते हैं, उसका अमली मुजाहरा इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। अभी आओ मिलकर खाते हैं, अमली मुजाहरा आप अनकरीब देखेंगे यकीनन। मुझे ये बताइए शेख साहब, आप जिस तरह जेल से बाहर आ गए, कैदोबंद और ये असीरी की आपने वक्त देखा और अब आपने रास्ता ढूंढ लिया बाहर निकलने का, अल्लाह ने आपकी मदद की, वो रास्ता अपने लीडर को क्यों नहीं दिखाते? सर खान साहब कब जेल से बाहर आएंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगले इलेक्शन तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आने वाला, और शायद उस वक्त आए तो 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब भी हो जाए। योर ओपिनियन ऑन इट सर? देखिए जी, लोग तो कहते हैं इमरान खान गवर्नमेंट से बाहर नहीं रह सकता, इमरान खान 3 दिन जेल में रहेगा तो इमरान खान टूट जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान जेल में जाकर मजीद मजबूत और ख़तरनाक हो गया। इमरान खान ने इस दफ़ा भी 2/3 मेजॉरिटी हम ले चुके हैं, और इंशाल्लाह ये 2/3 मेजॉरिटी अनकरीब हमारे पास आएगी। ये 5 साल तो क्या 5 माह ये हुकूमत निकाले, क्योंकि चोरी का मैंडेट है ना जी, चोरी का मैंडेट है, नहीं चल सकता। 17 सीटों वाला वजीर आजम बनेगा तो यही होगा, दुनिया कह रही है। एमक्यूएम के बाद एक वो आजकल एक वो लीक वीडियो, लीक ऑडियो चल रही है कि जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि जी हमें तो, उन्होंने कहा तुम्हारा तो बिल्कुल ही मैंडेट नहीं है। तो बात है कि सच सर चढ़कर बोलता है, और मैं समझ सकता हूं कि ये इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे। और आपने मेरे बारे में कहा, मेरे ऊपर पकड़े जाने के बाद 21 नए केस बने थे, और मैंने सिंध हाई कोर्ट से 12 पिटिशंस करके आखिर में एक डीबी ने ऑर्डर किया कि मजीद किसी झूठे केस में गिरफ्तार ना किया जाए। मैं हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन पे अंदर हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में जो खान साहब हैं, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब मौजूद हैं। उम्मीद तो की जाती है, लेकिन वहाँ से जो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन अल्लाह से फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह। खान साहब में 200 केसेस हैं, मैं समझ रहा हूँ कि अनकरीब खान साहब हमारे दरमियान होंगे। हमें अदालतों से अब भी उम्मीद है, और इस नाउम्मीदी के दौर में हमें अभी भी उम्मीद है। और शेख साहब, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की जो उन्होंने सिस्टम ने, रियासत ने जो बहुत बड़ी मिस्टेक और गलती की थी, जो जुडिशल मर्डर किया था, क्या वो अब पॉसिबल नहीं है? या क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट इतना नाकाम गया था तो इसीलिए अब ये वाला ऑप्शन इनके लिए बंद हो गया, या ये ऑप्शन आपकी नजर में अब भी इनके पास ओपन है? देखिए, अगर कोई ऑप्शन किसी भी किस्म का था, इससे कम का ऑप्शन भी था, तो 8 फरवरी को बंद हो गया, जिसकी वजह से 9 फरवरी लाना पड़ा। जितना जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, कैदोबंद हुई, सजाएं हुई, गद्दार से बदकिरदार तक बनाया गया, 8 फरवरी को कौम ने नहीं माना। अब अदालतों ने अपना फैसला दिया, अवामी अदालत ने अपना फैसला दिया, करोड़ों अवाम की अदालत लगी, उन्होंने फैसला कर दिया। अब तो कोई मान ही नहीं रहा ना,
इन्होंने जो कुछ करना चाहा सब फारिग हो गया। मैं कहना चाहता हूँ वो और दिन थे, ये और दिन है। इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए कौम फाल हो चुकी है, पता है, एक एक बच्चे को पता है क्या होने जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा सर रहा है। आपकी वजह से सोशल मीडिया भी बंद हो गया है सर, ट्विटर को बंद हुए कितने दिन हो गए सर? वीपीएन कौन कौन पैसे देके वीपीएन खरीदेगा सर? बात यह है कि अगर किसी का बस चले तो शायद सांसें भी बंद कर दी जाएं, लेकिन वो अल्लाह के पास है। वल मकरो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंसान की तदबीर कुछ भी हो, आखिरी तदबीर अल्लाह ताला की होती है। बात यह है कि सांसें ये बंद कर नहीं सकते। इज्जत जिल्लत मौत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जिंदगी मौत, इज्जत जिल्लत रिस्क। बात यह है कि बस जो होना था हो चुका। अब ये आखिरी, ये इस वक्त मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इज्तिमाई सियासी कबर बनेगी हुकूमत इनकी, इन तीनों जमातें की। ये दफन हो जाएगी इनकी सियासत, इज्तिमाई बड़ी सारी कबर, जिसके ऊपर जो है महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, सर्कुलर डेट, बैरूनी कर्जे और न जाने क्या क्या उस कबर की मिट्टी के ऊपर पड़ा होगा। ये इज्तिमाई सियासी कबर में तीनों सियासी पार्टियां दफन हो जाएंगी और फिर इंशाल्लाह एक ही पार्टी होगी जो इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा से आएगी और इंशाल्लाह मुल्क को सही डायरेक्शन में चलाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख साहब, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने का। यकीनन मुल्क के हालात हम जानते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आपको नज़र आएगी उसमें वो PIA की एयर होस्टेस है जो कनाडा में जाके स्लिप हो गई और जहाज़ में वो स्लिप छोड़ गई, अपने एक ख़त, छोटा सा नोट छोड़ गई, थैंक यू PIA के नाम से। तो यकीनन पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हर किसी के दिल में यही ख्वाहिश पैदा कर रहे हैं कि निकलो, किसी और करेंसी में कमाओ, रुपए में कमाने का फ़ायदा नहीं। मुआशी बहरान, सियासी बहरान, मुआशरती बहरान, क्या PDM 2 में ये सलाहियत है कि वो मुल्क को इतने सारे बहरानों से निकाल सके? ब्रेक लीजिए। सत्ताईस फरवरी 2019, वो दिन जब पूरी भारतीय फौज को मालूम पड़ गया कि अगर चाय पीनी है और अगर फैंटास्टिक टी पीनी है तो उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको याद नहीं आ रहा मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, रिपोर्ट देखिए। सरप्राइज डे, पाकिस्तानी दिफा की तारीख का शानदार दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल गुजर गए। 27 फरवरी 2019 को भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ, जिस पर पाक फजाया के शाहीनों ने मुख्तसर झड़प के बाद MiG-21 को गिरा दिया था। भारतीय पायलट अभिनंदन वर्थोमन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानियों ने जंगी कैदी के साथ कानून के तहत बेहतरीन सलूक किया। अभिनंदन ने खुद भी पाक फौज की मेजबानी की तारीफ की। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। ICP Senate, I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. अभिनंदन की तारीफ का डंका ऐसा बजा पूरी दुनिया ने सुना। सोशल मीडिया पर टी इज फैंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे ज़ेरे गर्दिश रहा। पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत तकरीबन 60 घंटों बाद अभिनंदन को रिहा कर दिया गया। आलमी मीडिया ने सुर्खियां लगाई कि भारत को 1 कप चाय की कीमत तैयारे की सूरत में अदा करना पड़ी। पाकिस्तानी चाय और पाकिस्तान से मिलने वाला सबक भारत सदियों तक नहीं भूल सकेगा। I hope you like the tea. The tea is fantastic. The tea is fantastic. The tea is fantastic. Thank you. दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा। अल्लाह अकबर। बेशक पूरी कौम को अपने जवानों पर बहुत फ़ख्र है और हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दो बड़े काबिल मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। और एयर कमोडोर रिटायर्ड रियाउल हक शम्सी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। शम्सी साहब, आई विल स्टार्ट द डिस्कशन विद यू। यकीनन आपकी नज़र में सर, मैं जब भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का जिक्र आता है तो मुझे विंग कमांडर नुमान भी याद आते हैं, मुझे अपने जवान पाक एयरफोर्स के जवान हसन महमूद सिद्दीकी साहब याद आते हैं। और इनका सर कमाल ये है, इस ऑपरेशन का कमाल ये है कि मे बी आई एम रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी एज वेल ज़ियाउल हक साहब, कि इस ऑपरेशन के बाद से इंडिया ने अपने बड़े जहाज़ भेजना छोड़ दिए। हमेशा वो छोटे छोटे ड्रोन, क्वाडकॉप्टर्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भेजते हैं और अब कोई पायलट वाला एयरक्राफ्ट नहीं भेजते हैं। मालूम है कि जहाज़ गिरेगा,
ये पकड़ा जाएगा वहां पे और फिर हमारी बेइज्जती होगी और अपनी बेइज्जती को कवर अप करने के लिए इनको बहादुरी का तमगा भी देना पड़ेगा जिस तरह अभिनंदन को दिया। ब्रिगेडियर साहब, योर ओपिनियन ऑन इट सर। जी, 27 फरवरी कई ऐसे दिनों से की तरह है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स की जज्बा शहादत और ये प्रोफेशनलिज्म जो उसको अश्कार करता है, उस तरह का 27 फरवरी एक ऐसा दिन है। उस दिन 27 फरवरी को जब पाकिस्तानियों ने जो उसकी स्टेट है उसने सही मानों में एक रेजिलियंसशिप शो की और इसके साथ साथ आपके जो लोग हैं बेसिकली उनके अज़्म हौसले को शो किया और उसके साथ साथ आपके एयरफोर्स की जो प्रोफेशनलिज्म है उसको शो किया। बेसिकली आप 1:3 की रेशियो रहता है पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स की जो जहाज उनके मुकाबले में। अगर इंडिया के 3 है तो पाकिस्तान के पास 1 है, लेकिन उस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा की तरह साबित किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जहाज उनके 3 जहाजों के बराबर है। उस दिन अभिनंदन को हमने जब गिराया वहां पर तो स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नोमान ने JF-17 की मदद से उनके Su-30 और MiG-21 जहाजों को जो है किल किया था, जिसमें से Su-30 इंडियन साइड पे गिरा था और MiG-21 पाकिस्तानी साइड पे जो है गिरा था। अभिनंदन को मैंने गिरफ्तार किया और जिस तरह की रिस्पांस लोगों ने भी अभिनंदन को दिया कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो हमारा दुश्मन था, लेकिन पाकिस्तानी कौम के अज़्म हौसले को देखें कि उसको गिरने पे उसको जरूर थोड़ी सी टुकाई लाजमी की, लेकिन उसको किल नहीं किया। और आर्मी ने भी उसको किल कर सकती थी, लेकिन उसको जेनेवा कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारी के साथ लेकर आया, अरेस्ट किया, लेकिन उसको प्रॉपर एक तरीके से ग्रेस के साथ कि जैसे 2 सोल्जर्स आपस में एक दूसरे को ग्रेस देते हैं, लेकिन अपनी सोवरेनिटी भी किसी किस्म की आंच नहीं आने दी। और टी इज फैंटास्टिक और सरप्राइज डे पूरी पाकिस्तान ने की जो काबिलियत थी उसको दुनिया ने भी माना और इसी तरह इंडिया ने भी और जो अभिनंदन ने भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी उसको ही माना गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशली जो एयरफोर्स है उसकी प्रोफेशनलिज्म, उसकी महारत, उसकी जंगी काबिलियत और एग्रेसिव कैपेबिलिटीज उसको शो किया गया। उस दिन 27 फरवरी को जो सरप्राइज डे था, दिन के 12 बजे ऐसे 6 टारगेट्स पे अटैक किया गया कि जहां पे उसके एक 500 गज के फासले के ऊपर इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक जिम्मेदार एटमिक कुव्वत है वो किसी सूरत नहीं चाहता था कि एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाए, लेकिन चूंकि बालाकोट में उसने हमारे कव्वे को और 2 चीड़ के दरख्तों को शहीद किया था, उसके जवाब में 6 हमले किए गए और बताया गया कि अगर किसी सूरत भी हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल या फॉर दैट मैटर बॉर्डर क्रॉस करोगे तो पाकिस्तान अपनी सालमियत, अपनी खुदमुख्तारी इसको किसी किस्म की आंच नहीं आने देगी, जिसके लिए हमारी एयरफोर्स, नेवी और एयरफोर्स जो है आर्मी जो है पहचानी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 27 फरवरी को 26 फरवरी का किया गया जो एक फेक अटैक था उसका भरपूर बदला लिया गया, जिसने पूरी दुनिया में एक धाक बिठाई। और यही वजह है कि JF-17 अब जिस एयर शो में भी जाता है दुनिया के अंदर तो उसके खरीदने वाले ढेरों मौजूद होते हैं। अब भी पाकिस्तान 3 मुख्तलिफ अफ्रीकन मुल्कों को और मिडिल ईस्ट में वो जहाज अपने बेचने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पायलट की, पाकिस्तानी मशीन्स की जो एक काबिलियत है, जो उसकी प्रोफेशनलिज्म है, जो मोटिवेशन है, जो उसकी ट्रेनिंग है, पूरी दुनिया में 27 फरवरी को अश्कार 2019 में हुई थी। और लेट मी ऑल्सो टेल यू कि 1971 के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि 2019 में इंडिया ने हमें टेस्ट करने की कोशिश की और मुंह की खाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जैसे आपने कहा कि ड्रोन्स का वो सहारा ले रहा है, क्वाडकॉप्टर्स का, वो कभी पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब भी नहीं आए और इंशाल्लाह ताला आइंदा उसको आएगा भी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी किस तरह से फैंटास्टिक टी पिलाते हैं। सर ये बताइए, आपकी नज़र में सर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट क्या कितनी बड़ी कामयाबी एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए? स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनन पाक फिजाइया ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय फिजाइया किसी भी सूरत में पाक फिजाइया को टेम नहीं कर सकी पिछले 70-75 साल में। और हमेशा पाक फिजाइया ने 1:4 की बर्तरी वाली भारतीय फिजाइया को ये सबक सिखाया कि क्वांटिटी डज नॉट मैटर, इट इज द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड जज्बा शौक़े शहादत विच मैटर्स द मोस्ट। और इसीलिए भारतीय फिजाइया गालिबन अब इस बात को समझ चुकी है और इसीलिए जैसे आपने शुरू में अर्ज किया था
कि अब वो अपने ड्रोन तैयारे ज़्यादा भेजती है, मैन एयरक्राफ्ट कम भेजती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हो सकता है ये जहाज़ जो जा रहा है ये और इसका पायलट वापस ना आ सके। बिल्कुल, और उनको अच्छी वाली चाय भी मिल जाए। अब ब्रिगेडियर साहब, इंडिया में इलेक्शंस हैं इस साल सर, हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की जमात है वो कितनी शिद्दत पसंद, एक्सट्रीमिस्ट, हिंदुत्व सोच, और हम जानते हैं कि सर कुछ दिनों कबल ही 25 फरवरी को हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया का एक क्वाडकॉप्टर हमारे फोर्सेस ने गिराया है। तो कहा जा रहा है कि सर वी कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि उनकी इलेक्शन कैंपेन में यही होता है कि नेगेटिव पाकिस्तान सेंटिमेंट, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। योर ओपिनियन सर? जी, मोदी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा से एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के बेस के ऊपर वो इलेक्शंस जीतने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां के मीडिया ने इस तरह का हाइप क्रिएट कर रखा है कि पाकिस्तान जो है उनका बहुत बड़ा दुश्मन है और उसके खिलाफ जब भी ये कार्रवाई करेंगे तो सिर्फ या कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी या दूसरे लोग। तो लिहाजा एंटी पाकिस्तान नैरेटिव मीडिया ने वहां पे इतना जो है उसको उजागर कर रखा है। जहां तक आपका सवाल के इलेक्शंस दोबारा आने वाले हैं, जिस तरह 2020 के जो इलेक्शंस थे और 2019 में ये उन्होंने बालाकोट पर इंसिडेंट किया था, तो आपका सवाल है क्या कोई अनएक्सपेक्टेड हो सकता है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन आर्म फोर्सेस इस तरह की कोई हरकत भी करेंगे, क्योंकि हमें उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान हमेशा से अपनी प्रोफेशनलिज्म, ट्रेनिंग और मोटिवेशन की वजह से पहचाना जाता है। और खास करके इन इलेक्शंस के दिनों में, जबकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है जो कि फार राइटिस्ट किस्म का हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेके आगे बढ़ रही है, तो उस सिलसिले में खास करके वहां पे बॉर्डर के ऊपर और आमतौर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे खास तौर पे हम वक्त तैयार है। तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का कोई एडवेंचर करेगी, क्योंकि 2019 में उसको बालाकोट में खासी हजीमत उठानी पड़ी थी और दुनिया में काफी बदनामी हुई थी इंडियन एयरफोर्स की। हाँ, ये जरूर है कि मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर वो फेक किस्म के ऑपरेशंस करें जिसमें पाकिस्तानी जो है आर्म फोर्सेस को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें या फेक नैरेटिव बनाएं। पुलवामा की तरह ना सर? जी बिल्कुल, आप जैसे मीडिया के हमारे एंकर्स हैं वो बेहतर तौर पे जानते हैं, और इंशाल्लाह आपकी जो टियर ऑफ डिफेंस है उसके ऊपर भी, और जब फिजिकल हमने डिफेंस करना है बॉर्डर के ऊपर, उसमें आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स और डाउन साउथ इन दी सीज नेवी हो गया, और हमारे दूसरी जो पॉलिटिकल क़यादत है वो हम वक्त तैयार है। तो लिहाजा हम कभी भी इंडिया से बेहतरी की उम्मीद नहीं रखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का तो उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो लिहाजा हमें अच्छी तरह मालूम है कि सेंसिटिव डेज हैं, इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पे चल रही है, तो लिहाजा उसके लिहाज हम वक्त तैयार है। किसी किस्म की मिस एडवेंचर करने की इंडिया उसकी जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन हम कॉम्प्लिसेंसी का शिकार बिल्कुल भी नहीं होंगे, हम वक्त तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, एयर कमांडर रिटायर्ड ज़ियाउल हक शम्सी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम का वक्त यहाँ तमाम होता है। यकीनन दुआ में हर प्रोग्राम के आखिर में करता हूँ और आज भी करूँगा कि या अल्लाह हमारे प्यारे वतन अजीज़ को सियासी, मुआशी, मुआशरती इस्तेहकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।